अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आज मेरा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो कहानी कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ करें हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए और एक वेक्टर दिया गया है बी और कहा जाता है इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल थीटा फाइंड करो। इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल थीटा फाइंड करो। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में दो एंगल्स हैं इस वक्त, एक आउटर एंगल है और एक इनर एंगल है। तो हम लोग हमेशा स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरम है हमारे पास, तो जी थ्योरम है हमारे पास कि दी एंगल बिटवीन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए वेक्टर के कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल हमको गिवन है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप और वेक्टर बी हम लोगों को गिवन है जी, उसके कंपोनेंट a1 आई कैप प्लस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 और के कैप इज़ गिवन एज थीटा इक्वल्स टू कॉज इनवर्स a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ऑल ओवर a इंटू b। अच्छा, where A represents the magnitude of A vector and B represents the magnitude of B vector। तो इस चीज़ का प्रूफ देखते हैं जी, ये आया कहाँ से। अच्छा, यहाँ पे कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये जो सम ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जो हमसे पहले मैथमेटिशियन गुजरे हैं, जो कंपोनेंट वाइज a1 मल्टीप्लाई बाय b1 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय b2 इसी तरह से प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय b3 कंपोनेंट वाइज सम ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो एक और डेफिनेशन, ये तो मैंने आप लोगों को ये एक्सप्रेशन दे के डेफिनेशन बनाई है। जो छोटी क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ते हैं वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो वो जो स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट से आती है उसके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन कंपोनेंट वाइज सम ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ। अच्छा जी, इससे पहले प्रूफ से पहले मैं आपको कुछ पिछली बातें बताना चाहता हूँ जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक ओब्लिक ट्रायंगल है ए और ये वाला एंगल अल्फ़ा, ये बीटा और ये वाली साइड बी और ये एंगल गैमा और ये वाली साइड सी। तो ओब्लिक ट्रायंगल के अंदर क्या होता था कि अगर हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो और हमें अगर तीसरी साइड फाइंड करनी है, अगर हमारे पास क्या दो साइड्स और एक एंगल गैमा फॉर एग्जांपल जो साइड्स फाइंड करनी है उसका ऑपोजिट जो सा एंगल है वो हमें दिया गया हो, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन के इस हिसाब से जो सी स्क्वायर है वो बराबर है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। तो गैमा यहाँ पे क्यों आया, इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल इस्तेमाल करना है। अगर वो गिवन है तो तब हम लोग ये लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फिगर के अंदर ये दो वेक्टर्स हैं। अगर हम लोग तीसरा वेक्टर भी ड्रॉ कर लें, सी वेक्टर भी ड्रॉ कर लें, तो अब ये दोबारा से एक ओब्लिक ट्रायंगल की शेप ले चुका है जिसमें इस वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, इस वेक्टर सी की जो मैग्नीट्यूड है उसको सी कह लें, इस वेक्टर बी की जो मैग्नीट्यूड है उसका नाम बी कह लें। तो जी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें पता है कि कंपोनेंट वाइज स्क्वायर करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं सम करके। इसी तरह बी का कंपोनेंट वाइज स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट ले लें तो बी की मैग्नीट्यूड आ जाती है इसी तरह ए की। लेकिन सी की मैग्नीट्यूड का नहीं पता, तो हम लोग इस सी मतलब कि इसको अगर एक साइड माना जाए तो इस सी की मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे? बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय यूजिंग
लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है हमें कि जो सी स्क्वायर है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये हमने इस्तेमाल किया लॉ ऑफ कोसाइन। अगर मैं कुछ शिफ्टिंग करूं तो यहाँ पे 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आता है, और इसका नाम चुप करके हम लोग 1 रहा देते हैं। अच्छा, कुछ वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा था। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर इस डायग्राम को रीड किया जाए तो अगर मैं ए वेक्टर और सी वेक्टर का सम करता हूं तो एक नया वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा वो बी आएगा। तो बाय, अब मैं हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल कर रहा हूं। हेड टू टेल्स रूल, हेड टू टेल्स रूल क्या कहता है कि अगर मैं वेक्टर ए में प्लस करूं वेक्टर सी तो जो नया वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वेक्टर बी। तो एक्चुअल में वेक्टर ए का भी हम लोगों को पता है, वेक्टर बी का भी पता है, वेक्टर सी का नहीं पता। तो वेक्टर सी को आइसोलेट कर लेते हैं। तो वेक्टर सी हमारे पास निकलेगा जी ए वेक्टर माइनस वेक्टर सी निकलेगा जी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर हमें ए का भी पता है, बी का भी पता है, सी का नहीं पता। सी क्या थी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो इस इक्वेशन से इस एक्सप्रेशन से हम लोग वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर है तो वेक्टर सी का स्क्वायर मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पहले अगर मैं सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ तो क्या निकलेगी? स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो कंपोनेंट वाइज डिफरेंस होगा b1 माइनस a1। तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर कैसे होगा? कंपोनेंट वाइज डिफरेंस होगा। तो b1 माइनस a1 इसका स्क्वायर प्लस b2 माइनस a2 का स्क्वायर, b3 माइनस a3 का स्क्वायर, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। तो अगर मुझे स्क्वायर चाहिए हो तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी यहाँ से क्या आएगा? b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b1, यहाँ से निकलेगा b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a2 b2, यहाँ से निकलेगा जी b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस 2b3 a3। तो मैं इसी स्टेप के अंदर आइसोलेशन करने लगा हूँ। यहाँ से आएगा जी a1 स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा जी a2 स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा जी a3 स्क्वायर प्लस यहाँ से निकलेगा जी b1 स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा जी b2 स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा b3 स्क्वायर, और माइनस यहाँ से माइनस 2a1 b2 a1 b1, यहाँ से माइनस 2a2 b2, यहाँ से माइनस 3a3 b3। तो मैं माइनस 2 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर सबके साइन चेंज करके क्या निकलेगा जी? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अच्छा, ये जो सारी चीज़ है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये क्या चीज़ है? अगर मैं इस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूं तो वो निकलेगा जी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह से वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूं तो वो निकलेगा जी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो इस चीज़ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और यहाँ पे वेक्टर c है का स्क्वायर। अगर मैं दोबारा से शिफ्टिंग करूँ, इसको उठा के माइनस 2 वाली एक्सप्रेशन को इधर और ये वाला सारा उधर शिफ्ट कर दूँ तो बन जाएगा जी 2 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका नाम चुप करके 2 रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करता हूं तो ये तो राइट हैंड साइड इक्वल है,
अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो कंपेयरिंग वन एंड, तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहां पे पड़ा हुआ है हमारे पास 2ab cos थीटा, और यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर लेफ्ट में पड़ा हुआ है 2 इंटू a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3। तो दिस 2 इज कैंसिल विद दिस 2 एंड वी गेट ab cos थीटा इक्वल्स टू a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, and if we divide both side by ab तो we get cos theta equals to a1b1 plus a2b2 plus a3b3 all over ab। एंड अगर थीटा फाइंड करना है तो अच्छा यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली हैं कि अगर मैं इस कॉस को उठा के उधर डायरेक्ट कॉस इनवर्स कर देता हूँ तो उसके लिए जो थीटा होना चाहिए, थीटा मस्ट बी लाई बिटवीन 0 एंड पाई। अगर थीटा 0 और पाई के दरमियान में लाई करेगा तो जो यहाँ पे बनेगा जी कॉस इनवर्स a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 ऑल ओवर a इंटू। तो ये थ्योरम का प्रूफ था, इस थ्योरम का ये प्रूफ था। अगर यहाँ पे कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूँ आपको कि ये जो मैंने लिखा है कि a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये सम ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है कि आपने वेक्टर a का i कंपोनेंट वेक्टर b के i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, x कंपोनेंट, इसी तरह से j और इसी तरह से k। तो ये जो सम ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, इसी को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं अगर रिप्लेस करता हूँ इस सारे एक्सप्रेशन को तो बनेगा जी थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर ऑल ओवर a इंटू b। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कुछ केसेस हैं। तो जी अभी हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि दो वेक्टर्स a और b का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है a वेक्टर इंटू b वेक्टर, a वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ पे कुछ केसेस हैं ऑन द एंगल थीटा के फ़र्ज़ करें जो मैंने ये दो वेक्टर्स a और b लिए थे, ये दो वेक्टर्स a और b अगर पैरेलल हो जाते हैं तो केस नंबर वन के वेक्टर जो से हैं पैरेलल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पैरेलल हो जाते हैं वेक्टर्स अगर, तो जो एंगल होगा थीटा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर यहाँ पे a है और एक दूसरा वेक्टर है b, तो इनकी डायरेक्शन सेम है, इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो अगर इस फार्मूले के अंदर मैं पुट करता हूँ तो a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है जी 1, तो यहाँ भी निकलेगा ए बी इंटू 1 जो कि ए बी के बराबर होता है। तो क्या मतलब हुआ कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे, तो जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब देता है? जब उन दोनों के दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री का होगा। तो केस नंबर 2 है कि ये इम्पॉर्टेंट केस है। केस नंबर 2 है कि परपेंडिकुलर के दो वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल ये a है और ये दूसरा वेक्टर ये है b। ये नीचे की तरफ भी हो सकता है और ये ऊपर की तरफ, ये है b, और इन दोनों के दरमियान में अगर एंगल है 90 डिग्री का, तो अगर मैं इस फार्मूले का यूज़ करते हुए डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो वो निकलेगा जी हमारे पास ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है जी 0।
तो ए डॉट बी हमारे पास आया 0। तो ये बड़ा फेमस सा केस है ये वाला कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो केस नंबर 3 इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स यहाँ पे एक ही सेम डायरेक्शन में था तो अगर एक वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, फॉर जिसको कहते हैं हम लोग एंटी पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स हैं और अगर दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो जाएं तो उन दोनों के दरम्यान में एंगल 180 डिग्री का हो जाता है। तो जब एंगल 180 डिग्री का हो जाता है केस नंबर 3 के अंदर, केस नंबर 3 के अंदर एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें वेक्टर बी फॉर एग्जांपल गिवन है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ए डॉट बी जो सा निकलेगा वो निकलेगा जी ए बी कॉज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कॉज 180 डिग्री होता है जी -1 के बराबर, तो यहाँ पे आंसर आएगा -AB। तो कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर के दरमियान में एंगल 180 डिग्री होगा या दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल होंगे तो उनका जो सा डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी। पैरेलल वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट 0 निकलेगा, तो एंटी पैरेलल के केस में डॉट प्रोडक्ट मिनिमम। तो इसके अलावा बाकी जो भी केसेस हैं उसके लिए हम लोग जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे और हमें कुछ ना कुछ स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ए डॉट बी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी ही देता है। तो इस तरह और भी केसेस बना सकते हैं हम लोग। तो जी स्टार्टिंग से जो मैं कह रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ थी, द सम ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का जो सम है उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो जाते जाते उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जी डेफिनेशन जो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, दी सम ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो उसके भी प्रूफ की तरफ बात कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों को दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है जिसके कंपोनेंट हम लोगों को गिवन है, जैसे कि कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल हम लोगों को स्टार्टिंग में थ्योरम के गिवन था कि जो ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट है जी A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल हम लोगों को गिवन थे B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यूज़ है जी A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप डॉट, यहाँ पे बी की वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे जी B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के रूल्स का पता है कि ये वाला टर्म ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इसी तरह से ये वाली टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा जी A1 i कैप इंटू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 j कैप प्लस A2 j कैप प्लस A2 j कैप बेटा जी, तो यहाँ B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 j कैप प्लस A3 j कैप, यहाँ B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अच्छा जी, अब इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट वाइज मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे डॉट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डॉट वाइज, ये वाला डॉट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जो रूल इस्तेमाल करना है वो डॉट प्रोडक्ट का रूल इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आएगा जी A1 i कैप, यहाँ पे आएगा जी A1 B1, और i ये i यूनिट वेक्टर है और ये भी i यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे आएगा जी i डॉट i, यहाँ पे i डॉट i आएगा प्लस ये वाला A1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो A1 B2 i डॉट j प्लस A1 B3 i कैप डॉट j कैप, इसी तरह से प्लस ये वाली सारी A2 B1 j डॉट i प्लस A2 B2 j डॉट j प्लस A2 B3 j डॉट k, इसी तरह से प्लस A3 B1 k कैप डॉट i कैप प्लस A3 i कैप
A3 B2 के कैप डॉट के कैप प्लस A3 B3 के कैप डॉट के कैप। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली हैं। ये आई डॉट आई है, ये आई डॉट जे है, ये जे आई डॉट के है, इसी तरह से एक जे डॉट के है। यहाँ पे समझने वाली बातें हैं कि आई, यहाँ पे आई जे के ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ऑर्थोगोनल से मुराद परपेंडिकुलर वेक्टर, सब के सब ये तीन के तीन वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ये आई जे के वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इस तरफ आई यूनिट वेक्टर, इस तरफ जे यूनिट वेक्टर, इस तरफ के यूनिट वेक्टर। दिस इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज़ अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज़ अलोंग जेड एक्सिस। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बातें पढ़ी हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने बातें केसेस कुछ पढ़े हैं कि अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे, आई डॉट आई से मुराद ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों आई की डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, तो इनका जो सा आंसर आना है वो मैक्सिमम आना है। फॉर मतलब कि इनकी मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन आनी है। तो हम लोगों को पता है कि यूनिट वेक्टर आई कैप डॉट यूनिट वेक्टर आई कैप का ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1। किस तरह से 1 आएगा कि आई कैप डॉट आई कैप ये किसके बराबर आएगा, आई कैप मल्टीप्लिकेशन मॉड और कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही ये है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और कॉज 0 1, तो नेट आंसर आया 1। तो आई डॉट आई की वैल्यू आई 1, तो A1 B1। इसी तरह से लिखा हुआ है आई डॉट जे, तो ये आई है, इस तरफ जे है, और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये सब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से आई डॉट के ये भी सारा क्या है, ये भी सारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका भी सारा डॉट क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से प्लस ये जे डॉट आई है, जे डॉट आई भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका भी आंसर 0 प्लस यहाँ पे जे डॉट जे है, जे डॉट जे से मुराद जे का जे के साथ दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा 1। दो पैरेलल वेक्टर्स का आपस में आंसर क्या आएगा, इनकी मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन, तो इनकी मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा जी A2 B2। इसी तरह से इसका भी आंसर 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर फिर से, इसका आंसर फिर से 1, तो A3 B3। तो जो आंसर आया हमारे पास नेट A डॉट B का, A वेक्टर डॉट B वेक्टर हमारे पास क्या आएगा जी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो ये थी जी सम ऑफ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैंने जो कंपोनेंट्स लिए हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर वेक्टर को डिफाइन किया था। अगर हमारे पास एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हों, फॉर एग्जांपल हम लोग n टपल्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो तब जो सा A डॉट B निकलेगा इन n टपल्स। अगर हम लोगों को वेक्टर्स n डायमेंशन के अंदर दिए जाएं तब डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकालना है, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n AI BI, where AI's are the component of vector A and BI's are the component of vector B। तो उन दोनों का कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का जो सम होगा उसी को हम लोग कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। हम लोग डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन वाइज भी रीड करते हैं। प्रोजेक्शन वाइज डॉट प्रोडक्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होती है। हम लोग किसी वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। प्रोजेक्शन कहते हैं साए को, अक्स को। वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।